गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 मई के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आज का करंट अफेयर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपको पहली बार ऐसा होगा कि कोविड-19 के क्वेश्चन थोड़ा कम मिलेंगे, नहीं तो काफ़ी लोग इतने दिन से कोविड-19 के ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। उसके पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या फिर मॉक टेस्ट देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जल्द ही हमारा ऐप आ रहा है गूगल प्ले स्टोर पे, तो आपकी स्टडी और भी ईजी हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश करेगा। तो ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो रशिया बनेगा ब्रिक्स का अध्यक्ष। देखिए ब्रिक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं और ये जो ब्रिक्स का नाम है ये इसके मेंबर कंट्री, जैसे बी फॉर ब्राजील हो गया, आर फॉर रसिया। 2020 में कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। तो इसका मतलब 2019 में किसने किया था, ब्राजील ने किया है। और 2021 में कौन करेगा, इंडिया करेगा। 22 में चाइना करेगा और 23 में साउथ अफ्रीका करेगा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। अगला हमारा कि किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू किया है। फिर हमारा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अंतरिम एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, नीरज व्यास को बनाया गया है इसका अंतरिम एमडी और सीईओ। नेक्स्ट है हमारा कि किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता है। तो इसको जीता है हेमा भराली ने और 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। याद रखिएगा 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पे सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या होता है, एक भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था है। और जो सतर्कता आयुक्त होते हैं वो दो होते हैं, जैसे पहला तो सुरेश एन पटेल है, दूसरा कौन है, शरद कुमार है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसने कौन सा राज्य है जिसने श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किया है। तो इस राज्य का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ है। याद रखिएगा पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, ठीक। याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग परसेंट की बात करें तो 24% को छत्तीसगढ़ ने दिया है, उसके बाद राजस्थान ने 14% और उत्तर प्रदेश 12% के साथ तीसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह शहर जहां देश का प्रथम दुपहिया भारत स्टेज 6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया है, इस शहर का नाम है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में BS6 टू व्हीलर के लिए जारी किया गया है प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा नवनियुक्त राजदूत से। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग देशों में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। तो स्लोवानिया की राजदूत हैं नम्रता एस कुमार, ठीक है, नम्रता एस कुमार। उसके बाद है बहरीन, ठीक। बहरीन एक अरब देश है और यहाँ के राजदूत बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। ऑस्ट्रिया के बने हैं जयदीप मजूमदार। कतर के बने हैं दीपक मित्तल, ठीक। याद रखिएगा। अगला है हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। तो रशिया के। इसके पहले बोरिस जॉनसन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जो कि अब ठीक होके अपने कार्य में वापस लौट आए हैं, ठीक। याद रखते हैं हम। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहला हमारा कि आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में विभिन्न टीम और उनके स्थान का सही मिलान कीजिए। तो पहला है हमारा ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया कौन से स्थान पे है? ऑस्ट्रेलिया है पहले स्थान पे, ठीक है। दूसरा हमारा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो टेस्ट रैंकिंग की ये बात हो रही है, आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, दूसरे पे न्यूजीलैंड और तीसरे पे भारत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अभी हुआ क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे नहीं है। याद रखिएगा 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने अपना नंबर 1 रैंक खो दिया, ठीक। अच्छा, खोने से याद आया, गंवाया, ये वर्ड लिखा है, गंवाए से आपको एक क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो बात हो रही थी तो उसमें भारत को मेजबानी मिली थी 2021 वाले विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की, लेकिन बाद में फीस ना भर पाने की वजह से भारत को इससे बाहर कर दिया गया और मेजबानी किसे दे दिया गया? सर्बिया को। और अब मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ होगा? सर्बिया के बेलग्रेड में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, ये तो टेस्ट रैंकिंग थी। दूसरा हमारा T20 रैंकिंग, ठीक है। आईसीसी ने 1 मई 2020 को T20 रैंकिंग भी जारी किया और इसमें टीमों का स्थान क्या है? इसमें टीमों का स्थान है पहला तो ऑस्ट्रेलिया जो कि टेस्ट में भी है और T20 में भी है, दूसरे पे वहाँ पे न्यूजीलैंड था, यहाँ पे क्या है? इंग्लैंड है, और यहाँ पे भी भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया T20 रैंकिंग में टॉप पर पहुँच गया है, ठीक, याद रखिएगा। अब बात आती है आईसीसी की, ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909। 1909 अगर हम लोग इतिहास को इससे कनेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, ठीक। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, यूएई में इसका मुख्यालय। चेयरमैन है शशांक मनोहर, अध्यक्ष हैं मनु साहनी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा काफ़ी, ठीक, और इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन ये जो फैक्ट यहाँ पे दिया गया है ये फैक्ट शायद आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे है कि शिकागो में हुई हे मार्केट घटना को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो हे मार्केट घटना है ये कब हुई थी? 1886 में, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो याद रखिएगा, इसको सही है हमारा। दूसरा है कि भारत में लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगारवेलर द्वारा मजदूर दिवस पहली बार चेन्नई में 1 मई 1923 को आयोजित किया गया था, ठीक है। तो सही है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही है। अब पढ़ लेते हैं, प्रत्येक वर्ष में दुनिया भर के कई हिस्सों में 1 मई को मई दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जनसाधारण को नए समाज के निर्माण में श्रमिकों के योगदान और ऐतिहासिक श्रम आंदोलन का स्मरण कराना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अब मैंने आपको बताया था कि शिकागो में जो हे मार्केट घटना हुई थी उसको याद करने के लिए ये मनाया जाता है। तो हे मार्केट घटना थी क्या? देखिए, 1 मई 1886 को शिकागो में हड़ताल का रूप सबसे आक्रामक था। अब चूंकि श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है हड़ताल कौन करेगा? हड़ताल श्रमिक ही करेंगे। यहाँ पे मजदूरों का एक विशाल सैलाब उमड़ा और संगठित मजदूर आंदोलन के आह्वान पर शहर के सारे औजार बंद कर दिए गए और मशीनें रुक गईं, ठीक। पहली बार मजदूर वर्ग को लगा कि इनकी एकता में इतना मतलब प्रभाव है, इससे पहले उनको इसका एहसास नहीं हो पाया था। तो इस आंदोलन ने अमेरिकी मजदूर वर्ग की लड़ाई के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया, याद रखिएगा इसको। अब बात आती है चलो भारत की, तो भारत में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया था 1 मई 1923 को। यह सर्वप्रथम लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगारवेलर द्वारा की गई थी। मजदूर दिवस या मई दिवस को भारत में कामगार दिन के रूप में भी जाना जाता है। मराठी में इसे कामगार दिवस और तमिल में इसे उझी पालार नाल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, भारत में वर्ष 1986 का बाल श्रम अधिनियम, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनसे आप कार्य नहीं करा सकते, ठीक। और इस दिशा में बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको समाप्त करने की दिशा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था।
1886 में 1 मई को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों ने काम की अवधि को अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन निर्धारित करने के लिए हड़ताल शुरू किया था। जबकि आपको पता होना चाहिए कि पहले जो काम करवाया जाता था मजदूरों से वो 18 घंटे 19 घंटे करवाया जाता था, लेकिन अब 8 घंटे बोल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू किया है। आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था या फिर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ है, ठीक है। और ये प्रभाव निगेटिव ही है, प्रभाव अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये निगेटिव है। तो यहाँ पे नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जिसने कहा है कि जो पेट्रोल मोटर स्प्रिट और डीजल है इन पे हम उपकर लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है कि कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं और राजस्व में आई इस कमी को पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का निर्णय लिया है। डीजल के लिए 5 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए 6 रुपये प्रति लीटर का उपकर लगाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नागालैंड कराधान अधिनियम 1967 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नागालैंड के अतिरिक्त मेघालय ने भी पेट्रोल और डीजल सहित मोटर स्प्रिट पर 2% की दर से बिक्री कर अधिभार लगाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को तीसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो 17 मई के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जो कि लॉकडाउन का कौन सा फेज है, तीसरा फेज है, ठीक। तो यहाँ पे 3 जोन जो है अब इनको छूटे भी प्रदान, जैसे रेड जोन है जहाँ पे कोरोना के मामले आ रहे हैं और अभी है भी एक्टिव काफ़ी, तो इनमें काफ़ी सख्ती रहेगी। ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत होगी और जबकि ग्रीन जोन में बहुत सारी छूटें मिलेंगी। जैसे ऑरेंज जोन में क्या है, कैब वगैरह चल सकती हैं एक पैसेंजर के साथ, जबकि ग्रीन जोन में 50% पैसेंजर के साथ बसों को चलाने की भी बात की गई है कि बसें भी यहाँ पे अब चल सकती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की कितनी सीटों के लिए 21 मई को चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यहाँ पे 9 सीटों पर चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में मौजूदा संकट को खत्म देखते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो, जो कि 24 अप्रैल से ये सीटें खाली हैं। अब बात आती है यार, कोरोना का इतना बड़ा संकट चल रहा है तो इस समय चुनाव होना इतना जरूरी क्यों है। तो आइए देखते हैं। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था। वह अभी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि अगर आपने पॉलिटिक पढ़ा होगा तो आपको पता है कि संविधान के तहत उन्हें सीएम बनने के 6 महीने के अंदर यानी कि 27 मई 2020 तक किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है, ठीक। लेकिन अभी वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और यहाँ पे चुनाव भी स्थगित हो गया कोविड-19 की वजह से। तो अगर खाली सीटों पर चुनाव नहीं होता तो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक। अब बात आती है कि विधान परिषद का उल्लेख कहाँ पे है। तो संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार विधान मंडल में 2 सदन होते हैं। एक का नाम क्या होता है, विधान परिषद होता है और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। देखिए विधानसभा बहुत ही कम राज्यों में है, जैसे हमारा विधान परिषद चुनाव, विधानसभा नहीं विधान परिषद का जो चुनाव है ये 6 राज्यों में आयोजित किए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अभी आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने के प्रस्ताव को कहा है, ठीक, याद रखिएगा। और अगर संसद पर मुहर लग जाती है तो इस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा मांग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस नामक रिपोर्ट जारी किया है। इसके आधार पर निम्न कथनों की पुष्टि करना है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा कि इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति सप्ताह
ऊर्जा की मांग में औसतन 25% तक की गिरावट देखी जा रही है। तो सही बात है कि जब ना फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ना अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा है, तो फिर ऊर्जा की मांग क्या होगी, कमी होगी। ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में लॉकडाउन के कारण ऊर्जा मांग में 30% से अधिक की कमी देखी गई है। और कहा जा रहा है कि अगर वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक ऊर्जा की मांग में वर्ष 2008 के वित्तीय संकट की तुलना में 7 गुना अधिक तक की कमी देखी गई। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद सर्वाधिक जो कमी 7 गुना तक अधिक कमी देखी जा रही है 2020 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हमारा सही है, ए, बी और सी। तीनों में एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। ठीक, याद रखिएगा इसको। लॉकडाउन के कारण हर सप्ताह 25% तक की गिरावट देखी जा रही है, जबकि भारत में ऊर्जा मांग में 30% तक की कमी देखी जा रही है। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर हम इसकी तुलना करें तो ये 7 गुना तक कमी है, इसको 7 गुना अधिक कमी है 2008 के मामले में। ठीक। और अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो प्रति सप्ताह ऊर्जा मांग में 0.6% की गिरावट हो सकती है। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वैश्विक ऊर्जा मांग की तुलना में अधिक गिरावट हुई है। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में कार्बन उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में 5% कम रहा है, जबकि वैश्विक ईंधन मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पे वर्ष 2020 में तेल की कीमतों में औसतन 9% या इससे अधिक की गिरावट हुई है, तथा तेल की खपत वर्ष 2012 के स्तर पर पहुंच सकती है। दूसरा ईंधन का स्रोत क्या होता है हमारा, कोयला। तेल हो गया, कोयला। कोयले की मांग में 8% तक की कमी हो सकती है, क्योंकि बिजली की मांग में लगभग 5% तक की कमी देखी जा सकती है। ठीक। बिजली और औद्योगिक कार्यों में गैस की मांग कम होने से वर्ष 2020 की पहली तिमाही की तुलना में आने वाली तिमाही में अधिक गिरावट देखी जा सकती है। फिर हमारा कि परिचालन लागत कम होने तथा बिजली की आसान पहुंच को लॉकडाउन के दौरान तरजीह देने के कारण नवीकरणीय ऊर्जा मांग बढ़ने की उम्मीद है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये पूरी रिपोर्ट जारी किसने किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया है, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, जिसके वर्तमान में 30 सदस्य देश और 8 सहयोगी देश हैं। इसकी स्थापना 1974 में 1973 के तेल संकट के बाद हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा जीआई टैग से। तो पहला हमारा जीआई टैग से कि हाल ही में मेघालय के चाकहाओ और गोरखपुर टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक दिया गया। पहली बात तो ये जो चाकहाओ है ये मेघालय का नहीं है। चाकहाओ है क्या, एक चिपचिपा सुगंधित चावल है, और गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी एक कला है। ठीक। तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सही। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है। अब देख लेते हैं, जो चाकहाओ है जिसे काला चावल कहते हैं, तो ये मणिपुर का है जिसे जीआई टैग मिला है, और गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। ठीक। चाकहाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी खेती मणिपुर में सदियों से की जा रही है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाकहाओ की खीर बनाई जाती है। चाकहाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। इस चावल की किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता अधिक होने के कारण इसे पकाने में सभी किस्मों से अधिक लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है। ठीक। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी एक कला है, जहां पर स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती है। पूरा काम नग्न हाथों से किया जाता है तथा रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का प्रयोग करते हैं, जिसकी चमक लंबे समय तक रहती है। 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा के प्रकार यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। आप जीआई टैग के बारे में आपको पता है कि जिन भी उत्पादों को जीआई टैग मिल जाता है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, काफ़ी उनकी गुडविल बनती है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। और जीआई टैग जो है ये 10 साल के लिए दिया जाता है। जैसे कड़कनाथ मुर्गे को दिया गया है, रसगुल्ले को दिया गया है, इसके अलावा साड़ी को दिया गया है, तमिलनाडु के पंचतीर्थम को दिया गया है, यहाँ पे सुपारियों को दिया गया है, बिहार में जर्दालू आम हो गया, मगहर पान हो गया, इन सबको दिया गया है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है जीआई टैग की जो आपको पढ़ाया भी गया है। ठीक। अगला हमारा, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन 82 वर्ष की उम्र में हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे?
तो चुन्नी गोस्वामी संबंधित थे किससे? फुटबॉल से संबंधित थे। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है किसमें? एशियन गेम्स में। 1962 में जो एशियन गेम्स हुआ था वहां पे गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के कप्तान और भारत के महान पूर्व फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है 82 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1938 को बंगाल प्रेसिडेंसी के किशोरगंज जिले में, जो कि वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक। गोस्वामी ने भारत के लिए फुटबॉलर के तौर पर 1956 से लेकर के 1964 तक 50 मैच खेले। वहीं इन्होंने क्रिकेटर के तौर पर 1962 से लेकर के 1973 के बीच 46 प्रथम श्रेणी के मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक। 1962 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार इन्होंने जीता। 1963 में अर्जुन पुरस्कार जीता। 1983 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और इसी वर्ष जनवरी महीने में चुन्नी गोस्वामी के 82वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान के लिए विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रुपाणी ने किया है। तो इसका नाम क्या है? इंजीनिटी। ठीक है, यहाँ पे प्रतियोगिता कराई गई थी और बाद में इसका नाम क्या रखा गया? इंजीनिटी। अब ये जो है यहाँ पे वनीजा रुपाड़ी, ये अमेरिका के अल्बामा में रहती है और 17 साल की हैं। और इंजीनिटी का हिंदी में मतलब क्या है? किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। नासा ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर के नाम के सिलेक्शन के लिए नेम द रोवर कॉन्टेस्ट रखा, जिसमें स्टूडेंट वनीजा रुपाड़ी ने इसका नाम इंजीनिटी रखने का सुझाव दिया। इन्होंने अपने निबंध में लिखा कि लोगों की बुद्धिमत्ता और आविष्कारी चरित्र, जिसे हम लोग इंजीनिटी कहते हैं, हमें दूसरे ग्रहों में यात्रा करने और अंतरिक्ष के आश्चर्य को समझने में मदद करेगा। और नासा ने खुद यह जानकारी ट्विटर पे साझा किया, ठीक है, कि हमारा जो मार्स हेलीकॉप्टर होगा उसका नया नाम क्या होगा? इंजीनिटी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जुलाई में यह मिशन लॉन्च होगा और इसी साल जुलाई 2020 में लॉन्च होना है। अगले साल फरवरी 2021 में यह मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर क्या है? गड्ढा में लैंडर और रोवर परसेवरेंस उतरेंगे। यह 3.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई एक झील का स्थल है। रोवर जमीन से सैंपल इकट्ठा करेगा और हेलीकॉप्टर इंजीनिटी आकाश में उड़कर मंगल की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, रोवर परसेवरेंस का नाम भी 7वीं के छात्र एलेक्जेंडर मैथर के निबंध पर आधारित है। अगला हमारा निक्केई एशिया पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। यह किसे दिया गया है? तो टी प्रदीप को दिया गया है निक्केई एशिया पुरस्कार। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप। इनको यह सम्मान नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन की रिसर्च के लिए दिया गया है। उन्होंने भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की लागत से स्वच्छ पानी पहुंचाने में मदद किया है। उनके इस कार्य से 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को लाभ हुआ है। वह हाल ही में पद्म पुरस्कार भी जीत चुके हैं। अब बात आती है कि निक्केई एशिया पुरस्कार क्या होता है। तो 3 क्षेत्रों में सालाना सम्मानित किया जाता है निक्केई एशिया पुरस्कार: आर्थिक, व्यावसायिक नवाचार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृत और समुदाय। उन व्यक्तियों पर सम्मानित किया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र के सतत विकास और एशिया में बेहतर भविष्य के लिए योगदान दिया हो। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ साथ जो भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.study91.co.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली टेस्ट दे सकते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।